नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इससे हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का देंगे। बता दें कि प्रोबेट एक सर्टिफिकेट होता है जो अदालत द्वारा किसी वसीयत के संबंध में जारी किया जाता है। एक तरह का ऑर्डर होता है जिसमें अदालत किसी वसीयत के एग्जीक्यूशन के संबंध में घोषणा करती है। वहीं वसीयत का एग्जीक्यूशन वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद होता है। अगर वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, तब जिस व्यक्ति के हित में वसीयत की गई है वो वसीयत के एग्जीक्यूशन का दावा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति के संबंध में कहीं भी वसीयत करवा सकता है। आपको बता दें, एक तरह से देखें तो वसीयत का एग्जीक्यूशन ही प्रोबेट होता है। प्रोबेट प्राप्त करने का दावा वो व्यक्ति कर सकता है जिसके हित में वसीयत लिखी गई है। ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति भी हो सकता है एवं अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं। हमारे देश में वसीयत कोरे कागज पर भी की जाती है और वसीयत वही मान्य होती है जो अंतिम वसीयत होती है। साथ ही आपको बता दूं कि अंतिम वसीयत उस वसीयत को कहा जाता है जो वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत से ठीक पहले की गई हो। ये तो थी प्रोबेट पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत हम करेंगे कुछ ही देर में। साथ ही आपको बता दें कि आप प्रोबेट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका प्रोबेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612796 0120612796 तो आज इस कानूनी लीगल प्रोग्राम में आप हमसे ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से वसीयत का बेहद अहम रोल होता है और वसीयत से जुड़ी तमाम जानकारी, प्रोबेट से जुड़ी तमाम जानकारी आज हम आपको अपने इस कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में बता दें। देखिए, आपको बता दें कि प्रोबेट एक सर्टिफिकेट होता है जो अदालत द्वारा किसी वसीयत के संबंध में जारी किया जाता है और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको प्रोबेट से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी बताएंगे। एक तरह का ऑर्डर होता है प्रोबेट जिसमें अदालत किसी वसीयत के एग्जीक्यूशन के संबंध में घोषणा करती है। वसीयत का एग्जीक्यूशन वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद होता है। अगर वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, तब जिस व्यक्ति के हित में वसीयत की गई है वो वसीयत के एग्जीक्यूशन का दावा कर सकता है। बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति के संबंध में कहीं भी वसीयत करवा सकता है। एक तरह से देखें जो वसीयत का एग्जीक्यूशन ही प्रोबेट होता है। आपको बता दें कि अगर आप भी प्रोबेट से जुड़ी कानूनी जानकारी हमारे साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मौजूद है और नंबर है 0120612793 0120612793। इस नंबर के माध्यम से आप भी हमारे इस प्रोग्राम में कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का जो है समाधान और जवाब यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो कानूनी जानकारी जिस विषय पर हम आपको देने वाले हैं वो है प्रोबेट। बता दें कि प्रोबेट एक सर्टिफिकेट होता है जो अदालत द्वारा किसी वसीयत के संबंध में जारी किया जाता है। एक तरह का ऑर्डर होता है जिसमें अदालत किसी वसीयत के एग्जीक्यूशन के संबंध में घोषणा करती है। वसीयत का एग्जीक्यूशन वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद होता है। अगर वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, तब जिस व्यक्ति के हित में वसीयत की गई है वो वसीयत के एग्जीक्यूशन का दावा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति के संबंध में कहीं भी वसीयत कर सकता है। एक तरह से देखें तो वसीयत का एग्जीक्यूशन ही प्रोबेट होता है। बता दें कि प्रोबेट प्राप्त करने का दावा वो व्यक्ति कर सकता है जिसके हित में वसीयत लिखी गई है। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम
आपको बताएंगे कि प्रोबेट क्या होता है। दरअसल लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम हर दिन आपके बीच आते हैं, जिसमें हम आपको कानूनी जानकारी देते हैं। और आज जिस विषय पे हम आपके साथ कानूनी जानकारी साझा करेंगे वो है प्रोबेट। बता दूं कि प्रोबेट एक सर्टिफिकेट होता है जो अदालत द्वारा किसी वसीयत के संबंध में जारी किया जाता है। एक तरह का ऑर्डर होता है जिसमें अदालत किसी वसीयत के एग्जीक्यूशन के संबंध में घोषणा करती है। वहीं वसीयत का एग्जीक्यूशन वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद होता है। अगर वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है तब जिस व्यक्ति के हित में वसीयत की गई है वो वसीयत के एग्जीक्यूशन का दावा कर सकता है। और आज इसी पूरे अहम मुद्दे पर हमारे साथ कानूनी जानकारी साझा करने के लिए परमानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं। परमानंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आज मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि प्रोबेट क्या होता है। नल्ली जी, आपने प्रोबेट के बारे में काफी विस्तार से बता दिया जी। ये एक तरह के एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि जिस व्यक्ति ने वसीयत लिखा है, जिसने विल किया है, तो विल को आप कानून की नजर में कोर्ट से एक तरह से उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, सत्यापन हो जाता है कि विल किया है, सही किया है, नहीं किया है। जिस व्यक्ति ने विल किया है, अब आप उसके बारे में जानना चाहते देखते हैं कि ये व्यक्ति विल सभी लोग नहीं कर सकते। विल करने के लिए वो व्यक्ति की उम्र जो है 18 साल से मतलब ज्यादा होनी चाहिए, वो व्यक्ति माइनर नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का मतलब ये है कि मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, मानसिक रूप से कहीं भी उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। वह व्यक्ति दबाव में आकर के कोई विल नहीं बना रहा है, बल्कि स्वेच्छा से कोई अपना वसीयत बना रहा है। तो जब वो वसीयत अपनी स्वेच्छा से बना रहा है तभी जाकर के कोर्ट उस चीज को मानता है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आप विल बनाते हैं, आप अपनी इच्छा लिखते हैं और फिर वो क्या वसीयत बनाते हैं, और उस वसीयत को आप क्या करते हैं कि कोर्ट में जो जिसके पक्ष में वो लिखी गई होती है वो कोर्ट में दरखास्त देता है। और दरखास्त देने के बाद कोर्ट उस व्यक्ति को जिन जिन लोगों के नाम दिया गया उन लोगों के नोटिस देता है। तो नोटिस देने के बाद फिर उसका वेरिफिकेशन करता है कि क्या ये सचमुच में वसीयत बनाई गई है या कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं की गई है। अगर धोखाधड़ी इस व्यक्ति में की गई है तो उसको रद्द कर देता है, अगर धोखाधड़ी नहीं की गई है तो उस चीज को वो पास कर देता है और कहता है कि नहीं, वसीयत ठीक है। मेन चीज इसमें कंसिडरेशन की क्या होती है कि माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड माने वो मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, और तीसरी मुख्य इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वह व्यक्ति किसी भी तरह से किसी के दबाव में आकर के विल को नहीं बनाया। जी सर, बखूबी आपने बताया कि प्रोबेट क्या होता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रोबेट की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, प्रोबेट की प्रक्रिया तो जब विल आपको कोई बना के देता है, जब वसीयत बना के देता है, तो उसमें जिन लोगों के नाम से ये दिया जाता है कि हमारी संपत्ति, मान लीजिए अचल संपत्ति है या चल संपत्ति है, उसमें तो ये बता दिया जाता है कि जैसे मेरी पत्नी को इतना मिलेगा, हमारी ये संपत्ति है इतना मिलेगा, ये मेरे बेटे को इतना मिलेगा, मेरी बेटी को इतना मिलेगा, या और किसी को हमको जिसको देना हो उसके बारे में हम देते हैं। तो जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, अगर वो लागू किया जाएगा, विल नहीं बनाते हैं, वसीयत नहीं बनाते हैं, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत जो फर्स्ट क्लास, तो दो तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में जैसे पत्नी हो गई या पत्नी का पति हो गया या उसके बेटे हो गए, बेटी हो गई, जिनको कि वह वसीयत पे वह मिल जाता है अपने आप। लेकिन अगर उसमें नहीं है तो सेकंड क्लास के लोगों को मिलता है। माने सेकंड क्लास में वो होता है जैसे भाई आ गया या कोई और भतीजा हो गया, इन लोगों को उसके बारे में दी जाती है जानकारी और कहा जाता है कि अब आप इसके हकदार हैं दूसरे क्लास में। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत है, ऐसा कानून है। लेकिन विल बना दिया गया है तो विल बनाने में आपको वो प्रोबेट कराना पड़ता है। प्रोबेट कराने के लिए उसमें ये होता है कि अब आपको ये तय करना पड़ता है कि या वेरिफिकेशन होगा इसका कि सचमुच में हुआ है या नहीं हुआ है। मुख्य चीज इसमें देखिए ध्यान देने की बात यह आती है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट पूरे हिंदुस्तान में लागू है, लेकिन विल की जो प्रक्रिया होती है ये केवल खास तौर पर 3-4 जगहों पर लागू है और कुछ राज्यों में लागू है। जो प्रेसिडेंसी स्टेट्स हैं, यानी जैसे कलकत्ता हुआ, जैसे बम्बई हुआ, जैसे मद्रास हुआ, यहाँ पर तो प्रोबेट कराना आवश्यक होता है।
बाकी जगहों पर प्रोबेट का कराना आवश्यक नहीं है। ये बात खासतौर पर लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि बाकी जगहों पर प्रोबेट अब कैसे कराया जाएगा। तो पहले कराने के लिए जिन लोगों का नाम आया है वो एक पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में। कोर्ट में उनके पिटीशन फाइल करने के बाद कि हमको इन्होंने हमारे नाम से विल लिखा है और इस विल के आधार पर हम लोगों को संपत्ति विभाजित कर दी जाए। फिर उसको क्या करता है कोर्ट, वो नोटिफाई करता है। वो उनको कहता है कि देखिए ये नोटिफाई करता है कि देखिए इन लोगों को दिया गया है और आप लोगों को कुछ कहना हो तो बताइए। फिर क्या होता है उसमें कहते हैं कि अब आप विल को प्रूव करिए कि क्या विल प्रूव की गई है, सही बात है कि नहीं है। फिर उसके बाद उसमें खास तौर पर यह दिया जाता है कि अब आप बताइए कि कोई टैक्सेस आपको बाकी हैं, कोई कर्ज तो नहीं देने बाकी हैं, कोई इस तरह की चीजें जो है एसेट्स कितना है और आपका स्टेट के बारे में माने संपत्ति के बारे में क्या है, आपका आकलन है कैसा है, ये सारी चीजों की जानकारी देने के बाद ही कोर्ट इस पर वेरिफिकेशन करता है, सत्यापन करता है, तब जाकर उसके आप उत्तराधिकारी बनते हैं। सर, आपने प्रोबेट की प्रक्रिया समझाते हुए वसीयत का जिक्र किया यानी विल का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वसीयत के लिए क्या प्रोबेट अनिवार्य है? देखिए मैंने आपको अभी एक पहले इस चीज को बताया था कि वसीयत के लिए प्रोबेट अनिवार्य नहीं है। तो क्यों कि दो चीजें, इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है, भारतीय उत्तराधिकार नियम, इसके तहत तो इंटेस्टेट दो तरह के होते हैं, एक टेस्टेट होता है, एक इंटेस्टेट होता है। तो इंटेस्टेट में कई लोगों के वसीयत बनाते ही नहीं है और बहुत सारे लोग जो बनाते हैं उसमें उनके साथ ये होता है कि अब आप जाकर के उसको कराते हैं, कोर्ट में जाके इस चीज को प्रोबेट कराते हैं। तो प्रोबेट कतई इस मामले में जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोबेट करा लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार कई विवाद खड़े हो जाते हैं। तो उस विवाद से निपटने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपके वो हित में है, यानी वो जो जिसके लिए वसीयत बनाई गई है ये उसके हित में है कि वो जाकर के कोर्ट से उसको सत्यापित करा ले कि हाँ ये हमारे सामने एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इस लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर हम संपत्ति के मालिक बन रहे हैं, चल या अचल संपत्ति जितनी मिल रही है और क्या कर्ज और एसेट्स कितने हो रहे हैं, इन सब की हमको जानकारी मिल रही है। बेहतर ये होता है कि हम उसको करा लें, प्रोबेट करा लें, लेकिन अगर प्रोबेट नहीं हुआ है तो इंटेस्टेट प्रॉपर्टी मानी जाती है। इंटेस्टेट माने कि आपको उसकी विल नहीं बनाई गई है और वह जो कानून है उसी के आधार पर उसको वितरित कर दिया जाएगा, उसी को मिल जाएगा। जी, साथ ही साथ सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच क्या फर्क होता है? देखिए नलिनी जी, आपने एक अच्छा सवाल उठाया कि लेटर प्रोबेट के बारे में तो हमने ये बता ही दिया। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो मान लीजिए इंटेस्टेट, दो तरह की टेस्टेट और इंटेस्टेट प्रॉपर्टी होती है। टेस्टेट का मतलब यह है कि जिसमें हमने विल बना दिया है, वसीयत बना दिया है। इंटेस्टेट का मतलब है कि हमने वसीयत नहीं बनाई है। जैसे आप देखेंगे गांव में खास तौर पर, या अभी भी भारत में कम से कम ऐसी स्थिति है कि लोग मर जाते हैं और वो विल नहीं लिखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मेरी पत्नी को मिल जाएगा, मेरे बेटे को मिल जाएगा, इनको ईंधन से भाइयों बंटवारा हो जाएगा, तो इस नाते वो बना के सामान्य तौर पर चलता है। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का तात्पर्य होता है कि अगर किसी ने इंटेस्टेट प्रॉपर्टी बनाई है, तो इंटेस्टेट प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो कोर्ट में उस चीज को दरखास्त दे करके कहते हैं कि हमको एक अधिकार पत्र दिया जाए जिसके आधार पर हम उस संपत्ति के मालिक हो जाएं और हम उसको बेचने या किसी भी तरह से उसका निपटान करने के लिए या हम अपने खुद को रखने के लिए दूसरे का अधिकार उस पर न होने पाए, ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसके लिए। लेकिन प्रोबेट का मतलब यह है कि विल बनाया जरूरी है। विल बिना विल के आप प्रोबेट करा ही नहीं सकते हैं। तो इंटेस्टेट प्रॉपर्टी जो है वो बिना विल के होती है और जिसमें कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी होता है। जाकर के जैसे आप म्यूटेशन कराते हैं, गांव में क्या होता है, हमारी संपत्ति है, मेरे पिताजी के न रहने के बाद हम जाते हैं और कोर्ट में दरखास्त देते हैं और कोर्ट के हाथ कहा जाता है कि इनका नाम इस पर सक्सेशन में रख दिया जाए, ये उत्तराधिकारी हैं। या 4 भाई हैं तो 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, या आजकल 2005 के बाद ऐसा कानून आ गया है
कि कितने भाई और कितने बहन है, बहन का भी अधिकार होने लगा है। 2005 के पहले बहनों का अधिकार नहीं होता था, बेटियों का अधिकार नहीं होता, लेकिन 2005 के कानून के बाद बेटी और भाई, बेटी और बेटे का, भाई और बहन दोनों का अधिकार होता है। तो इंटेस्टेट प्रॉपर्टी में वो पा जाते हैं और स्टेट प्रॉपर्टी जो होती है उसको विल के लिए प्रोबेट कराना। जी सर, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक राम विलास जी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल पूछें आप। मेरा सवाल ये है कि क्या पैतृक संपत्ति, मिली हुई संपत्ति की वसीयत हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। जी हाँ भाई, वही है संपत्ति की। जी, स्वार्जित के अलावा पैतृक मिले उसका भी हो सकता है? जी जी जी, पैतृक संपत्ति का भी, जैसे आपके पिता से आपको मिली हुई, आपके दादा से आपको पिताजी की मिली हुई संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, आप उस संपत्ति के मालिक हैं, आपको आपके पिताजी से मिली हुई, उसका भी आप बिल बना सकते हैं, वसीयत लिख सकते हैं आप। जी परमानंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किसे प्रोबेट नहीं मिल सकता है और आखिर क्यों नहीं मिल सकता है? देखिए मल्लिक जी, ये बात आप कह रहे हैं कि जिसे, जैसे प्रोबेट जिसने बना लिया है, जो विल बनी है, जो वसीयत बनी है, उसमें वसीयत कौन कर सकता है? वसीयत तो माइनर नहीं कर सकता, वसीयत अनसाउंड माइंड का आदमी नहीं कर सकता। ये तो इसमें निश्चित है कि वो अनसाउंड माइंड का आदमी, वसीयत तो ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जो दबाव में आकर के लोगों को करता हो। जैसे गांव में कई बार अब तो धोखाधड़ी होने लगी ना, कि वो डेथ बेड पर आदमी मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, उसको लोग बिल बना कर ले जाते हैं और कहते हैं कि देखिए 2 गवाह हैं, और उससे दस्तखत करवा लेते हैं। तो ये कई बार ये धोखाधड़ी के साथ की गई है। तो ये चीजें का वो कोर्ट कहता है कि नहीं कर सकते। लेकिन कौन लोग जो हैं ये ऐसे हैं जिनको वसीयत करने का अधिकार नहीं होता, ये तो दे गया। तो वसीयत को अपने नाम न कराने का भी यही लोग कर सकते हैं कि जिसको धोखाधड़ी से कोई चीज वसीयत मिली है उसको नहीं माना जाएगा, वो नहीं रखा, वो प्रोबेट नहीं करा सकता है। जो माइनर व्यक्ति है वो प्रोबेट नहीं करा सकता है, जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है वो प्रोबेट नहीं करा सकता है। तो जो चीज प्रोबेट करने वाले के लिए है, वही चीज जो प्रोबेट कराने वाला है उसके लिए भी लागू होती है कि न तो वो कर सकता है न वो करा सकता है। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रोबेट वही लोग करा सकते हैं जो प्रोबेट करने की, जो जिनके लिए जरूरी है। कौन प्रोबेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो कौन प्रोबेट करा सकता है, कौन नहीं करा सकता, ये भी क्लियर कानून में साफ लिखा गया है। जी सर, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उत्तराधिकार अधिनियम और प्रोबेट में क्या रिश्ता है? देखिए, प्रोबेट की जो बात आती है उत्तराधिकार कानून के तहत ही होता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंतर्गत ही इसको लागू किया जाता है। खास तौर पर इसमें ध्यान देने की बात है कि जो उत्तराधिकार कानून है ये हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इन सबके लिए होता है। क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के लिए दूसरा उत्तराधिकार कानून लागू होता है। तो वो उसके, तो दोनों चीजों में ध्यान रखने की जरूरत है कि उत्तराधिकार का ये कानून जो हमारे पास जो है बना हुआ विदेश में, वह क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए नहीं है, लेकिन वो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के लिए है। ये जो उत्तराधिकार का कानून है पूरे देश में लागू है कि कौन कौन लोग आएंगे उत्तराधिकार के तहत, कौन कौन लोग नहीं आएंगे। जैसे मुसलमानों के यहाँ ऐसी स्थिति है कि बहू बेटी का हिस्सा उतना ही हो जाएगा कि वो 1/4 हिस्सा पाएगी या 1/5 हिस्सा पाएगी। लेकिन हिंदू में या सिख में, जैन में, बौद्ध में ऐसी स्थिति है कि वो जितना हिस्सा बेटे को मिलेगा उतना ही बेटी को मिलेगा, और पत्नी को भी उतना हिस्सा मिलेगा जितना बेटे को मिलता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा अधिकार होता है, उसके अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ये एक चीज खास तौर पर ध्यान रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने बखूबी तरीके से प्रोबेट से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बेहद अहम तरीके से सर ने जो है वो तमाम कानूनी जानकारी आप तक पहुंचाई, जिसमें वसीयत और प्रोबेट दोनों को लेकर सर ने आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई। बहरहाल फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।